हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज से हम एथिक्स की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम इकोनॉमी की क्लास 9th के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे। वो कल हमारी समरी समाप्त हो चुकी है। अब हम आज से एथिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने एथिक्स में पहले ही हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर ली थी। उसी टर्मिनोलॉजी में हमने पहला चैप्टर भी ख़त्म कर लिया था जिसका नाम था नीति शास्त्र में मानवीय सह अस्तित्व। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एटीट्यूड, अभिवृत्ति। तो हमारे जीएस मेंस का पेपर 4 है एथिक्स, जिसका नाम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, मतलब नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। आज हम बात करने जा रहे हैं एटीट्यूड के बारे में। हमने एटीट्यूड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने बहुत पहले ही टर्मिनोलॉजी में हमने बात कर ली थी एटीट्यूड के बारे में। सॉरी, यहाँ पे एप्टीट्यूड जो है मिसप्रिंट हो गया है, ये एप्टीट्यूड नहीं होगा, ये एटीट्यूड होगा। और हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड का। एटीट्यूड के बारे में हमने बात करी थी, एटीट्यूड के बारे में हमने बात करी थी बहुत ही पहले कि एटीट्यूड कहते किसे हैं। तो एटीट्यूड को हमने सरल भाषा में समझा था रुझान। हमने एटीट्यूड को रुझान के बारे में समझा था। ये एप्टीट्यूड नहीं होगा, एटीट्यूड होगा। तो हमने रुझान के बेस में समझा था। रुझान का मतलब है कि किसी व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा सकारात्मक विचार या रुझान अभिवृत्ति कहलाती है, एटीट्यूड कहलाता है। ये एटीट्यूड वो नहीं है जिसे हम कहते हैं कि बंदे में क्या एटीट्यूड है या बंदी में क्या एटीट्यूड है, वो बदतमीजी होती है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ये एटीट्यूड दूसरा है। एथिक्स की दुनिया में किसी व्यक्ति, समूह, वस्तु, परिस्थिति या फिर किसी घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल दृष्टिकोण अथवा सकारात्मक विचार या रुझान, रुझान ही अभिवृत्ति कहलाता है। अभिवृत्ति दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक अभिव्यक्ति में मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठकर कहीं जा रहे हैं, आपने सुबह सुबह मंदिर के दर्शन कर लिए, आपने भगवान के दर्शन किए, आपने कहा आज का दिन मेरा बन गया, आज बहुत बढ़िया दिन जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर नेगेटिव एटीट्यूड की बात करें तो मान लीजिए आप सुबह सुबह जा रहे हैं, आपको किसी लड़की ने देखा और आप वो आपको जानती है, तो उसने बोला मन में कि अरे किस बंदे को देख लिया, आज मेरा दिन पूरा बर्बाद चला गया। तो ये उस लड़की का उस लड़के के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड है या निगेटिव एटीट्यूड है, निगेटिव एटीट्यूड है। तो ये एटीट्यूड के टाइप्स हो गए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड में हम बात करेंगे कि मनोवृत्ति की संरचना क्या होती है। तो मनोवृत्ति के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा होता है भावात्मक घटक, अफेक्टिव कंपोनेंट। और तीसरा होता है व्यवहारात्मक घटक जिसका नाम है बिहेवियरल कंपोनेंट। तो इसको हम शॉर्ट में कैब भी कहते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बिहेवियरल या बिहेवियरल। तो इसे हम संक्षेप में या शॉर्ट में कैब कहते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव कंपोनेंट किसे कहते हैं। संज्ञानात्मक संगठक या कॉग्निटिव कंपोनेंट वो होते हैं जो किसी वस्तु से संबंधित व्यक्ति के विचार और विश्वासों को कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। किसी वस्तु से संबंधित व्यक्ति के विचार और विश्वासों को ही कॉग्निटिव कंपोनेंट कहते हैं। मतलब कि किसी वस्तु के बारे में उपलब्ध सूचना, मतलब किसी वस्तु के बारे में हमारे पास जो भी सूचना उपलब्ध है, हम उसके आधार पर ही उसके बारे में अपनी धारणा बनाते हैं या फिर कोई निर्णय देते हैं या फिर कोई डिसीजन देते हैं जो हमारे पास उपलब्ध सूचना या आधार है। और इसी आधार पर हम उस वस्तु के बारे में हमारी जो एटीट्यूड होती है, जो हमारी मनोवृत्ति होती है, वो सकारात्मक
या नकारात्मक दोनों हो सकती है। मान लीजिए कि अगर हम किसी व्यक्ति के प्रति यह विश्वास रखते हैं कि वो असभ्य है, मतलब वो एकदम गंवार आदमी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उसे एक असभ्य मनुष्य के रूप में देखते हैं। उस व्यक्ति के प्रति हमारे इसी विश्वास को कॉग्निटिव कंपोनेंट कहा जाएगा। एटीट्यूड का संबंध केवल भावना से ही नहीं होता है, बल्कि उसमें उपस्थित नॉलेज से भी होता है। किसी एटीट्यूड वस्तु के बारे में आपकी मान्यता क्या है? उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो आप यह मान सकते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन दूसरे लोगों को समझने में आपकी मदद करता है, लेकिन उनसे निपटने के लिए आपको तैयार भी करेगा। भले ही यह पूर्णतः गलत या पूर्णतः सही है, यह मान्यता मनोविज्ञान के प्रति आपकी अभिवृत्ति के, आपकी एटीट्यूड के कॉग्निटिव कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन है। मतलब उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जब आप अपना मत या निर्णय गढ़ लेते हैं, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, उपलब्ध सूचनाओं या मत के आधार पर, मत के आधार पर आप अपना डिसीजन गढ़ लेते हो या बना लेते हो, या एटीट्यूड बना लेते हो और निश्चित कर लेते हो कि उस पर आपका अनुकूल या प्रतिकूल मत है। यह अभिवृत्ति का संज्ञान संरचना है या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से मतलब है कि जानना, मतलब कि अगर इसको एक लाइन में बोलें तो जानना या परिकल्पना करना या फिर मान्यता देना, ये हमारा हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये हमारा हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की, भावात्मक संघटक या अफेक्टिव कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि एटीट्यूड की स्ट्रक्चर में अफेक्टिव कंपोनेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ये कंपोनेंट जो होता है ना, अफेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो एटीट्यूड परिवर्तन, निर्णयन, सामाजिक प्रभाव और परसुएशन सभी में समान रूप से पाया जाता है। भावात्मक संगठन का तात्पर्य किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति के भाव अथवा पसंद या नापसंद तथा सहानुभूति आदि से होता है। भावात्मक संगठक वास्तव में मनोवृत्ति का सारभाग होता है, मतलब कोर होता है, और यह अन्य संगठक सिर्फ सहायक की भूमिका में होते हैं। भावात्मक संगठक का मापन भी प्रत्यक्ष रूप से संभव है। इसको प्रत्यक्ष रूप से मापा भी जा सकता है, भावात्मक प्रभाव से तात्पर्य अनुमति या भावनाओं से है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या घटना से उत्पन्न होता है। अगर हम इसको एक लाइन में बोलें तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा कि अनुमति, इसका अर्थ जो होता है अनुमति भावना से होता है, जो कि किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या घटना से उत्पन्न होता है, जैसे कि मान लेते हैं भय, सहानुभूति हम आगे बढ़ेंगे, भय, सहानुभूति, घृणा, पसंद या संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। सपोज कीजिए मुझे अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, अंधेरा कायम रहे, तमराज के लिविश। तो हमें अंधेरे से डर लगता है, तो जब भी लाइट जाएगी या अंधेरा होगा, मेरे अंदर एक अनुभूति प्रकट होगी, अनुभूति पैदा होगी, जिसके थ्रू मैं डरूंगा। तो इसे हम कहते हैं भावात्मक संघटक, जो कि किसी वस्तु या घटना से उत्पन्न हो रहा है।
सहानुभूति, जैसे कि आपने किसी गरीब को रास्ते में देखा, वो असहाय है, तो आपके अंदर उसके प्रति, उस घटना को देखकर आपके अंदर एक भावना उत्पन्न हुई जिसका नाम है सहानुभूति। इसी तरह आप किसी हत्यारे को आप देखते हैं, आपने घटना देखी कि उसने किसी की हत्या की है, तो आपके अंदर उसके अंदर उस घटना को देखकर एक भावना उत्पन्न होगी जिसका नाम होगा घृणा। तो इस तरह से ये किसी वस्तु विशेष या घटना से उत्पन्न होती है। आप अपने बॉस, एक एग्जाम्पल है, अगर आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने बॉस या फिर ऑफिस की लॉबी की पेंटिंग के प्रति, अगर वहाँ पे कोई पेंटिंग है तो आप उसके प्रति पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही तरह का एटीट्यूड रखकर सोच सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए कि अधिक बोनस की संभावना है, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा और आपका प्रमोशन होगा, और निगेटिव इसलिए कि लक्ष्यों की प्राप्ति जो कि समय पर पूरा करने की शर्त से जुड़ी हुई है, जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इसकी वजह से आपके अंदर निगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो रहा है कि भैया हमको जो टारगेट दिया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख लो तो उस बिजनेस में क्या होता है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने क्लाइंट ढूंढ के लाने हैं, तो आपके सामने क्या है, अगर आप वहाँ की पेंटिंग दिखोगे तो आपके अंदर निगेटिव ही भावना आएगी, क्योंकि आपके सामने एक टारगेट है। आप सोचोगे कि मुझे एक निश्चित समय दिया हुआ है या एक आज का पूरा दिन दिया हुआ है और आज के पूरे दिन में हमें अपने टारगेट को पूरा करना है, और जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसे कहते हैं भावात्मक संघटक या अफेक्टिव कंपोनेंट। ये अनुभूतियाँ जो होती हैं गहनता के मामले में अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग बहुत पसंद है, लेकिन अगर वहीं आपके सामने कोई शास्त्रीय संगीत बजा दे तो आप उसको नापसंद करेंगे, और ये अनुभूतियाँ हमारे अनुभवों से आकार लेती हैं। ये अनुभूतियाँ जो भी होंगी, जो भी एक्सपीरियंस हम करेंगे, ये अनुभूतियाँ, जो भी अनुभूति हम करेंगे वो हमारे अनुभव से या एक्सपीरियंस से और हमारे भविष्य के व्यवहार को निर्देशित करने में मदद करेंगी। जब आप बॉलीवुड सॉन्ग का आयोजन हो रहा होगा तो आप वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करोगे, क्योंकि आपको पसंद है, मान लो सोनू निगम आए, आपने सुना भाई बॉलीवुड सॉन्ग गाए जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाना ज़्यादा पसंद करोगे, तुरंत चले जाओगे, जाने का डिसीजन आप कर लोगे, भले आप कितना भी बिजी क्यों ना हो। तो ये हो गया भावात्मक संघटक। अधिकांश एटीट्यूड शोध प्रभावी और भावात्मक घटकों की महत्ता पर भी बल देती रही हैं। भावना संज्ञान प्रक्रिया के साथ हाथ में हाथ मिलाकर कार्य करती हैं, या फिर किसी मुद्दे या परिस्थिति के बारे में जैसा हम सोचते हैं वैसे कार्य करती हैं। जैसे विज्ञापन, स्वास्थ्य अभियानों और राजनीतिक संदेशों में आमतौर पर भावनात्मक अपील का सहारा लिया जाता है। जैसे कि इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो इस समय सरकार क्या कर रही है, भावनात्मक अपील का सहारा ले रही है। भावनात्मक अपील का सहारा ले रही है कि आप अपने घर से बाहर ना निकलिए, आप किसी से मिलिए ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो ये इस तरह से भावनात्मक अपील का सहारा लिया जा रहा है ताकि आपकी हेल्थ में कोई गिरावट ना आए, कोई गिरावट आने ना पाए। तो और कोई असतत भावना एक प्रेरक अपील में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें शामिल हो सकती है ईर्ष्या, घृणा, आक्रोश, भय, हास्य और क्रोध। जैसे मूवी आप देख लो, कॉमेडी, ये भी एक अपील है। एक्शन मूवी देख लो तो गुस्सा, क्रोध, ये भी एक अपील है। और जैसे दूसरा उदाहरण ले लो कि भय पैदा करने के लिए सिगरेट के डिब्बों पर लिखा होता है, काला फेफड़ों का चित्र बना देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि धूम्रपान करना घातक है और तंबाकू से कैंसर हो सकता है। और अगर हम रिसर्च पे जाएं तो उससे ये पता चलता है कि एटीट्यूड फॉर्मेशन में प्रभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिवृत्ति जो एटीट्यूड परसुएशन होता है, हमारी जो बिलीफ्स होती हैं और जो हमारे सोशल इफेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि डिसीजन में भी ये बहुत ही आम घटक है। अफेक्टिव कंपोनेंट बहुत ही आम घटक है।
आम घटक है, आम घटक है। अब हम बात करते हैं व्यवहारात्मक घटक की, जिसका नाम है बिहेवियरल कंपोनेंट। इसमें क्या है कि किसी वस्तु के प्रति व्यवहार या क्रिया करने की तत्परता को व्यवहारात्मक संघटक या बिहेवियरल कंपोनेंट कहते हैं। यह क्रियात्मक संगठन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्रियात्मक, क्रियात्मक संगठक के रूप में भी जाना जाता है। क्रियात्मक संगठन का तात्पर्य यह होता है कि किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति को क्रिया प्रवृत्ति से है। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति किसी मनोवृत्ति वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करता है। मतलब कोई भी इंसान है, किसी वस्तु के प्रति, किसी वस्तु के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, तो ये इसमें दिया है। जैसे एग्जांपल ले लो, अगर एक व्यक्ति को यह विश्वास है कि जिस संस्था में वो काम कर रहा है वहाँ का मालिक करप्ट है, तो वो संस्था के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि अपने मालिक के प्रति वो वैसा व्यवहार ना करे जैसा कि उससे उम्मीद की जा रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी नौकरी ही छोड़ दे। इसीलिए कहा जाता है कि मनोवृत्ति अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करने की मानसिक तत्परता है। मतलब या तो एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है या तो एटीट्यूड निगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ दे। इसी अभिवृत्ति में व्यवहारिक घटक है निश्चित ढंग से कार्य करने की आदत या पूर्ववृत्ति। यह मानना तो लॉजिकल दिखता है कि किसी वस्तु के प्रति निगेटिव एटीट्यूड तो संभव है वह आपके व्यवहार विशेष रूप से परिणित हो जाए, लेकिन आप अपने बॉस को नज़रअंदाज करें और यहाँ तक कि वैकल्पिक रोजगार भी खोजें। हालांकि यह व्यवहारिक प्रवृत्ति आपके वास्तविक व्यवहार की पूर्ववृत्ति नहीं हो सकती। दरअसल व्यवहार को किसी व्यक्ति की प्रकट कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब व्यवहार क्या होता है? जो व्यक्ति अपने थ्रू कुछ प्रकट कर रहा है उसे ही व्यवहार में लिया जाता है। जैसे आप अपने व्यवहार में प्रकट करते हो कि आप पैर छूते हो, तो आप किसी को नमस्ते करते हो, तो ये आपके आचरण यानी आपके व्यवहार में प्रकट हो रहा है, तो इसे कहेंगे व्यवहार, इसे कहेंगे बिहेवियरल कंपोनेंट। तो एक और एग्जांपल, आप नई नौकरी ज्वाइन करने में अपना अभिरुचि रख सकते हो, पर वास्तव में आप वैसा व्यवहार ना करो, क्योंकि ये सोचना अधिक तार्किक होगा कि किसी व्यक्ति या का व्यवहारिक ध्येय, किसी व्यक्ति का भाषिक संकेत या प्रारूपी व्यवहारिक आदत वास्तविक व्यवहार की तुलना में प्रभावी या संज्ञान घटक के अनुरूप अधिक होगा। जैसे आप विश्वास करते हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि आप विश्वास करते हो कि धूम्रपान हेल्थ के लिए इंजूरियस है, इंजूरियस है। आपको डर है कि आपको कैंसर हो सकता है, इसके बावजूद आप सिगरेट पीते रहते हैं। आपने अपने कई दोस्तों को देखा होगा, सिगरेट के डिब्बे पे पढ़ रहे हैं कि इसको पीने से कैंसर हो सकता है, और उनको डर भी है कि उनको कैंसर होगा, लेकिन इसके बावजूद वो सिगरेट पीते हैं। और साथ में उनका एक टारगेट भी है। टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि हमें सिगरेट छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है। इस प्रकार किसी वस्तु के बारे में जो आप महसूस करते हो और जिसके बारे में आप जो जानते हैं उसके अनुरूप आपका व्यवहार नहीं है। मतलब कि आप सिगरेट भी पी रहे हो और आप सोच रहे हो कि छोड़ भी दे, तो जो आपका टारगेट है उसके अनुरूप आपका व्यवहार नहीं है। इसे कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं? एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं? तो एटीट्यूड को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, व्यक्त या प्रत्यक्ष, व्यक्त या प्रत्यक्ष, और दूसरा है अंतर्निहित या अप्रत्यक्ष।
दोनों में मौलिक अंतर क्या है? वो ये है कि जहां मनुष्य व्यक्ति प्रत्यक्ष मनोवृत्ति के निर्माण के प्रति सजग रहता है, अर्थात उसे अपनी मनोवृत्ति का ज्ञान होता है, वहीं अंतर्निहित अर्थात अप्रत्यक्ष मनोवृत्ति के प्रति वो सचेत नहीं रहता है। अधिक भूतकाल की यादें इस मनोवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला है व्यक्त अथवा प्रत्यक्ष मनोवृत्तियां, ये सजगता का परिणाम होती हैं, जिसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं। ये सजगता का परिणाम है। दूसरी है इम्प्लिसिट, ये अवचेतन मन में निहित है। ये अवचेतन मन में निहित है। ये अवचेतन मन में निहित है। तो अब हम आइए एक एक करके देख लेते हैं कि एक्सप्लिसिट एटीट्यूड क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड में क्या कहते हैं इसको? ऐसी मनोवृत्ति की खास बात ये होती है कि व्यक्ति ऐसी मनोवृत्तियों के प्रति सचेत रहता है, अर्थात ऐसी मनोवृत्तियां सोच समझकर बनाई जाती हैं। व्यक्ति अपने आसपास की घटनाओं से अवगत रहता है और उन्हीं से प्रभावित होकर वो खास दिशा में एक विशिष्ट तरीके से सोचता है या फिर व्यवहार करता है। उसके इसी व्यवहार में उसकी मनोवृत्ति परिलक्षित होती है, दिखाई देती है, और इस बात का भी उसे ज्ञान रहता है कि इस मनोवृत्ति के निर्माण में प्रेरक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हाल ही में हुई आसपास की घटनाओं आदि का संज्ञान एवं उससे प्रेरित होकर ही व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित होता है। इसीलिए कभी कभी इसे स्व अर्जित मनोवृत्ति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व अर्जित मनोवृत्ति। स्व अर्जित मनोवृत्ति कहते हैं, इसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड कहते हैं। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड का मतलब समझिए कि जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, इस समय सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, तो अभी जो एटीट्यूड बनेगा इसके थ्रू समाज में क्या करेंगे लोग? मास्क लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्व अर्जित अभिवृत्ति हो गई। तो इसे एक्सप्लिसिट एटीट्यूड या प्रत्यक्ष अभिवृत्ति कहते हैं। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड की, इम्प्लिसिट एटीट्यूड की। तो इसे अंतर्निहित या अप्रत्यक्ष मनोवृत्तियों का स्रोत हमारी भूतकाल की घटनाएं हैं, मतलब हमारे अवचेतन मन में, यानी हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई यादें हैं। अब इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देंगे हम। ये घटनाएं यादों के रूप में हमारे अवचेतन मन में अपनी पैठ बना लेती हैं। अचेतन मन में बैठी इन्हीं बातों से प्रेरित होकर हम किसी खास वस्तु या व्यक्ति के विषय में एक विशेष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यह हमारी अंतर्निहित अथवा अप्रत्यक्ष मनोवृत्ति का ही परिचायक है। ऐसी मनोवृत्तियां जानबूझकर या फिर सजग होकर नहीं बनाई जाती, बल्कि यह स्वतः ही हमारे मन मस्तिष्क में उपस्थित होकर हमारे व्यवहार को निर्देशित करती हैं। मतलब अंतर्निहित मनोवृत्तियों में कॉग्निटिव कंपोनेंट अनुपस्थित रहता है। और मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट अनुपस्थित रहने का मतलब है कि हम सोच समझकर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर कोई भी एटीट्यूड अपना विकसित नहीं कर पाएंगे, और हमारे पूर्व के अनुभवों की ही इसमें केंद्रीय भूमिका रहेगी। कोर सेंट्रल पॉइंट में हमारे पहले के अनुभव रहेंगे, जो हम चाहे बुरे रहे हों, चाहे पॉजिटिव रहे हों, चाहे निगेटिव रहे हों, उन्हीं की केंद्रीय भूमिका होगी। इसीलिए मनोवृत्तियां ज़्यादातर संवेगात्मक घटक से ही प्रभावित होती हैं, संवेगात्मक होती हैं, संवेगात्मक घटक से प्रभावित होती हैं। संवेगात्मक घटकों के अंतर्गत व्यक्ति की पसंदगी, नापसंदगी, घृणा, सहानुभूति आदि के भाव आते हैं, जो किसी न किसी रूप में हमारी संस्कृति से जुड़े होते हैं।
इसीलिए अंतर्निहित अथवा अप्रत्यक्ष मनोवृत्तियों में हमारे सांस्कृतिक प्रतिरूपों का भी निश्चित प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक प्रतिरूपों का भी निश्चित प्रभाव पड़ता है। सपोज करिए आप खाली बैठे हो, आपका अभी अभी दिल टूटा है कुछ महीने पहले, और आप बैठे हो, अचानक से आपके मन में यादें ताज़ा हो गई, लगी याद सावन की फिर वो घड़ी है, कुछ ऐसे ही पल थे जब हम मिले थे। तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट एटीट्यूड, कि आपके अवचेतन मन में अचानक से कोई भाव पैदा हो गया किसी व्यक्ति के प्रति, तो इसे ही इम्प्लिसिट एटीट्यूड कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड क्या होते हैं, मतलब कि मनोवृत्ति के कार्य क्या होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका मानना है कि मनोवृत्ति द्वारा कुछ कार्य संपन्न किए जाते हैं और इन्हीं कार्यों के एनालिसिस से मनोवृत्तियों की बेहतर पहचान की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ खास मनोवृत्तियों को तरजीह देता है क्योंकि इनसे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है, मतलब उनका कार्य सिद्ध होता है। और मनोवृत्ति के प्रमुख वृत्तियां निम्नलिखित है, जैसे कि यूटिलिटेरियन, नॉलेज, स्टीरियोटाइप, ईगो डिफेंसिव फंक्शन और सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, और एक और है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। उपयोगितावादी या साधनात्मक कार्य, ज्ञान कार्य, रूढ़िबद्धता, ईगो डिफेंसिव फंक्शन का मतलब है कि अहम रक्षात्मक कार्य, और सामाजिक पहचान कार्य, सोशल आइडेंटिटी फंक्शन, और वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन को कहते हैं मूल्य अभिव्यंजक कार्य। तो अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन में क्या है, इसका अर्थ ये होता है कि जिस व्यवहार से व्यक्ति को लाभ या पुरस्कार मिलता है या फिर मिलने की संभावना रहती है वो उसे बार बार करने की कोशिश करेगा, लेकिन जिस व्यवहार से उसे सज़ा मिलेगी या फिर मिलने की संभावना रहेगी तो वो वैसे कार्य करने से परहेज करेगा। यहाँ कहने का अभिप्राय ये है कि जिन वस्तुओं अथवा व्यक्तियों से हमें पुरस्कार मिलता है या मिलने की संभावना है उनके प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक होगी, और जिन दूसरी और वैसे व्यक्ति या कार्य जिनसे हमें नुकसान का डर होता है उनके प्रति हमारी मनोवृत्ति जो एटीट्यूड है वो निगेटिव होगा, बल्कि नेगेटिव होगा। यहाँ मनोवृत्ति का मुख्य कार्य यह है कि वो पुरस्कार पाने या दंड से बचने के एक साधन के रूप में काम करती है। उपयोगितावादी या सहायक वृत्ति को अनुकूल वृत्ति, एडाप्टिव भी कहते हैं। सामान्यतः हम उन कुछ वस्तुओं के प्रति कुछ सकारात्मक अभिवृत्तियां विकसित कर लेते हैं जो कि हमें सहायता प्रदान करती हैं अथवा पुरस्कृत करती हैं। हम पुरस्कार को अधिकाधिक करने की कोशिश करते हैं और दंड को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उन वस्तुओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं जिनसे अधिकाधिक पुरस्कार जुड़ा हुआ हो, वहीं उन वस्तुओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित कर लेते हैं जिनसे दंड जुड़ा हुआ हो। उदाहरण के तौर पर यदि आपने स्नातक परीक्षा, ग्रेजुएशन की परीक्षा, आपने स्नातक की परीक्षा या ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर ली है तो आप नौकरी की तलाश में हैं। यदि आप आरक्षित श्रेणी से हो तो आप उस राजनीतिक दल का समर्थन करेंगे जो आरक्षण को लाया हो। वहीं दूसरी ओर यदि आप अनारक्षित श्रेणी के हैं तो आप उस राजनीतिक दल के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति रख लेंगे क्योंकि इसने सामान्य श्रेणी की नौकरियों में कटौती कर दी। इस बात की पूरी संभावना है कि हम अपनी अभिवृत्ति ही बदल दें। यदि ऐसा करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो या अवांछनीय परिणाम को टालने में मदद मिले तो हम जिस सामाजिक और राजनीतिक समूह से संबंध रखते हैं उसके प्रति अनुकूल व दूसरे समूहों के प्रति प्रतिकूल अभिवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। अब आप किसी भी एक ऐसी अभिवृत्ति की पहचान कर सकते हो जिसके बारे में धारणा रखते हो कि वो अनुकूलन की प्रवृत्ति है या प्रतिकूलन की प्रवृत्ति है। तो जैसे इसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब आप छोटे थे तो आपके पिताजी कहते थे कि बेटा तुम हाई स्कूल में 90% मार्क्स ले आओ, मैं तुम्हें कंप्यूटर दूंगा। तो आपने क्या किया, कड़ी मेहनत किया 90% मार्क्स लाने के लिए। आप 90% मार्क्स ले आए तो आपने यहाँ पर क्या किया, कड़ी मेहनत किस लिए की, अपने पुरस्कार को सर्वाधिक पाने के लिए। अब इसी तरह से ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। इसी प्रकार से किसी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ पेनाल्टी दी,
अब इससे क्या होगा, समाज में दूसरे लोग जो अपराधी होंगे वो अपराध करने से डरेंगे, वो अपराध नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक निगेटिव दंड को कम से कम करने के लिए अपने वो उसमें जुट जाएंगे। तो ये होगा निगेटिव एटीट्यूड उसके प्रति कि भैया हमें ऐसा काम नहीं करना है कि हमको फांसी की सजा मिले। तो ये हमारा हो गया यूटिलिटेरियन। अब हम बात करते हैं नॉलेज की। मनोवृत्ति का ज्ञान से संबंधित कार्य भी महत्वपूर्ण है। इसमें से हम में से प्रत्येक को अर्थपूर्ण, स्पष्ट और सार्थक ज्ञान की आवश्यकता होती है ताकि हम व्यवहारिक जीवन में समाज तथा देश दुनिया के बारे में एक बेहतर समझ बना सके और उनमें सामंजस्य भी स्थापित कर सकें। हमारी इस आवश्यकता को पूरा करने में मनोवृत्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर मनोवृत्ति, हमारा एटीट्यूड अनुकूल होगा, पॉजिटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में ज्ञान में वृद्धि होने की गुंजाइश रहती है। जबकि एटीट्यूड के निगेटिव होने पर ज्ञानवर्धन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रह जाती है। किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से व्यक्ति के अनुभवों में वृद्धि होती है। अगर आप किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, क्योंकि उसमें जानने की प्रवृत्ति विकसित होती है। ज्ञान अभिवृत्ति उपयोगी है क्योंकि यह विश्व को और अधिक समझने में मदद करती है। जब किसी घटना के कारणों को जानने और उन लोगों या परिस्थितियों की विशेषताओं के प्रति प्रत्यक्ष आकर्षण में भी मदद करती है जो कि उनके बारे में सोचना उपयोगी हो सकता है। इसे ही नॉलेज कहते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि आप नॉलेज के पीछे क्यों भागते हो, ताकि आपको विश्व के लेके जो समझ है वो विकसित हो सके और आप किसी से भी सीख सकते हो। आपके मूल्यवर्धन में ज्ञान विकसित होगा तभी जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा किसी वस्तु, घटना के प्रति या व्यक्ति के प्रति। तो ये रहा हमारा ज्ञान का। अब स्टीरियोटाइप देख लेते हैं। रूढ़िबद्धता अभिवृत्ति को ज्ञान वृत्ति का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। रूढ़िबद्धता ऐसा मानसिक ढांचा है जो किसी व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में पूर्वानुमान की अनुमति प्रदान करता है। इसका सकारात्मक पहलू ये है कि यह हमें कुछ लोगों के पास जाने में और उनकी बात मानने में सहायता करती है। कोई व्यक्ति अपने को आदर्श व्यक्ति के रूप में पहचान सकता है, जैसे कि विवेकानंद, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, और इन्हीं को तरह सोचने और व्यवहार करने का ढंग अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। नकारात्मक अभिवृत्तियाँ किसी व्यक्ति को ऐसे लोगों व स्थितियों से दूर रखती हैं। व्यापक तौर पर अभिवृत्ति का यह तरीके का अनुमान लगाता है कि किसी व्यक्ति में कोई सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात वह उन सूचनाओं को उस तरीके से प्रक्रिया में लाएगा जिस अभिवृत्ति से यह प्रभावित है या संजोकर रखा है। तो जैसे कि मान लो आप ये पूर्वानुमान लगाते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि पूर्वानुमान। जैसे मान लो कि आप बैठे हो, आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हो और उस व्यक्ति के बारे में आप कुछ नहीं जानते हो और उस व्यक्ति का जो आदर्श है वो है ईमानदारी से कार्य करना। तो आप क्या करोगे, जब आप उसका एनालिसिस करोगे, आप उसको देखोगे तो आप पाओगे कि वो अपने हर काम में ईमानदारी बरतता है। तो इससे क्या होगा, आप उस व्यक्ति को अच्छे से जान लोगे, आप उसके बारे में अच्छे से विश्लेषण कर लोगे, फिर आप जाकर के उससे बात करोगे जिससे आपको अच्छा लगेगा और आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप हो गया। अब हम बात करते हैं ईगो डिफेंसिव फंक्शन की। ये तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य है चिंता, निराशा तथा द्वंद्व से व्यक्ति की रक्षा करना। अपने अहम रक्षा के लिए व्यक्ति कई बार अपनी वर्तमान मनोवृत्ति को बदल लेता है, मतलब नई मनोवृत्ति विकसित कर लेता है और स्वयं के बारे में सत्य सुनने या जानने की उसमें क्षमता आ जाती है। वह जीवन के कटु सत्यों को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसे युक्ताभास या रेशनलाइजेशन कहते हैं। यह हमें अपने बारे में वास्तविक सच्चाई या जीवन की कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार करने से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति को भावात्मक संघर्षों, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के सहने तथा आदर सम्मान की रक्षा करने में मदद करती है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यह मनोव्याख्यात्मक नजरिए से आता है और यह मानकर चला जाता है कि यह अभिवृत्ति रक्षा तंत्र के रूप में काम आती है और यह आत्म छवि को बचाने का एक जरिया है। आत्म छवि को बचाने का एक जरिया है। जैसे कि सपोज कर लिए कि एक प्राइवेट कंपनी में एक वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव है
वो बहुत ही प्रभावी मैनेजर नहीं है, लेकिन कभी कभी खराब डिसीजन भी ले लेता है। अब उसके अधीनस्थ उसकी गलतियों के प्रति जब उसका ध्यान आकर्षित करते हैं तो वो उसे सकारात्मक रूप में ना लेकर के अपनी कमियों को स्वीकारने और आवश्यक सुधार या संशोधन करने के बजाय बजाय वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव रक्षात्मक हो जाता है अपने प्रति और अपने अहम की रक्षा करने का प्रयास करता है। और वो क्या करता है, वो अपने अधीनस्थ पर आवश्यक अनुभव के बिना सलाह कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त अनुभव नहीं है और तुमने बिना सलाह के ये आरोप कैसे लगा दिया मेरे ऊपर। और जो सबसे छोटे अधीनस्थ भी होते हैं वो भी अपनी अहम की रक्षा का प्रयास करेगा और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के लिए अपने बॉस की आलोचना के द्वारा अपने कार्य को सही ठहराएगा। इस प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के प्रति निगेटिव एटीट्यूड विकसित कर लेंगे, जो कि संगठन के लिए अच्छा नहीं होगा। सपोज एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपने एग्ज़ाम दिया, आप उसमें फेल हो गए। अब आप क्या कहेंगे, आप अपनी गलती नहीं देखेंगे कि मेरी कमी कहाँ रहेगी, आप कहेंगे कि इस साल का कट ऑफ ज़्यादा रह गया, इस बार की जो मार्किंग थी वो गलत हो गई, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा तरजीह दी गई, हिंदी मीडियम की वैल्यू ही नहीं रह गई। लेकिन यहाँ पर आप क्या हो गए, ईगो डिफेंसिव फंक्शन आपका काम कर रहा है एटीट्यूड में। आप अपनी रक्षा कर रहे हो, ना कि आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो। आप रेशनलाइजेशन की तरफ ना बढ़ करके आप ईगो डिफेंस की तरफ बढ़ रहे हो, तो इसे ईगो डिफेंसिव फंक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सोशल आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं। सोशल आइडेंटिटी फंक्शन किसे कहते हैं, तो सामाजिक पहचान का कार्य का अर्थ ये है कि मनोवृत्ति के माध्यम से व्यक्ति को सामाजिक तौर पर एक पहचान भी मिलती है। यह किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके बारे में दूसरों को सूचना संप्रेषित करने का कार्य करती है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत का तिरंगा झंडा खरीदता है तो यह संभव है कि उसने समाज में अपनी पहचान बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया हो। मतलब समाज में एक नॉर्म हो कि भैया गणतंत्र दिवस को झंडा खरीदना चाहिए। तो अब भैया ने क्या किया, ये राजू नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने क्या किया, बोले कि भाई मैं तो झंडा खरीदूंगा। इन्होंने झंडा खरीद लिया। अब इससे संभव हो सकता है कि उन्होंने अपनी पहचान समाज में अपनी पहचान बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया हो। तो ये हो गया सोशल आइडेंटिटी फंक्शन। एक और फंक्शन है जिसे वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन कहते हैं, मूल्य अभिव्यंजक कार्य कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए। मनोवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि व्यक्ति इसके माध्यम से स्वयं को बेहतर तरीके से समझ पाता है। दूसरे शब्दों में मनोवृत्ति का कार्य यह भी है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मूल्य के अनुकूल अपनी मनोवृत्ति में बदलाव लाता है और उसे संतुष्टि भी मिलती है। अर्थात मनोवृत्ति व्यक्ति को अपने मनुष्य के अनुकूल व्यवहार करने को प्रेरित करती है और व्यक्ति स्वयं को दूसरों के समक्ष मूल्यों में अपनी व्यक्तिगत आस्था को बेहतर ढंग से अभिव्यंजित कर पाता है, मतलब प्रकट कर पाता है या एक्सप्रेस कर पाता है। और यह अभिवृत्ति यह दर्शाती है कि हम कौन हैं और हम किस चीज़ के लिए खड़े होते हैं। इस प्रकार यह दूसरों के समक्ष किसी की आत्मछवि को प्रदर्शित करने तथा उसके मूल मूल्यों को प्रदर्शित करने में मदद करता है। यह वृत्ति मानवीय नजरिए से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर समलैंगिकता, एग्जाम्पल ले लें अगर, तो समलैंगिकता ये एग्जाम्पल है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन का। के प्रति आपकी जो एटीट्यूड है वो निगेटिव है क्योंकि आपका धर्म इसे अनैतिक समझता है। यह अलग बात है कि किसी समलैंगिक के साथ आपका बुरा अनुभव नहीं रहा है। आपकी निगेटिव एटीट्यूड आपकी मूल्य अभिव्यंजना वृत्ति को संतुष्टि प्रदान करता है, जो आपको आपके धार्मिक समूह जिससे आप मजबूती से पहचानते हैं से संबद्ध एक महत्वपूर्ण मूल्य को एक्सप्रेस करने की अनुमति देता है। ऐसी अभिवृत्तियों का उदाहरण आप भी दीजिए जिसे आप या आपके मित्र संजोकर रखे हुए हैं, जो मूल्य वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन के लिए प्रासंगिक है। तो ये हो गया सोशल आइडेंटिटी फंक्शन। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की।
तो वो ये है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, आप अपना मार्ग खुद बनाइए। चाणक्य कहते थे, इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और उसे पाने के लिए मर मिटो। और अपना मार्ग खुद बनाओ, उस पर चलने में दृढ़ विश्वास रखो, और अपना मार्ग बनाते हुए उसमें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, उसमें आप सफल होकर ही रहिए, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। तो ये रहा हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। इसी के साथ हमारा एटीट्यूड का आज पहला लेक्चर खत्म होता है। हम इसे 2 पार्ट में ख़त्म करेंगे, दूसरा पार्ट कल आएगा। तो इसी के साथ आज का हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है एटीट्यूड का। थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।